और ये हैं किसान। क्या नाम है आपका? महर सिंह। हाँ, महर सिंह। आप किस किस, ये तोरी आप ही के खेत की है? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। क्या क्या सब्जी आप उगाते हैं? टमाटर है, अरबी है थोड़ी। तो तोरी का रेट आपको अच्छा मिल रहा है? अच्छा क्या, अब तो मंदी हो रही है बहुत। हाँ, तो मंदी हो रही है बहुत, 10-12 की बिक रही है। क्यों मंदी हो रही है? आपको कुछ अंदाजा? पहले कितने की बिक रही थी? पहले 20-25 की बिक रही है। कब? अब सब 20 दिन पहले। अभी क्यों कम हुआ है, कुछ आपको अंदाजा है? ज़्यादा आना, माल आवक ज़्यादा हो रही है तो मंदा तो होगा। तो ये सब्जी बेच के या सब्जी का उत्पादन करके आपका खेतीबाड़ी का काम फायदे में कितना रहता है? आधा क्या है, बस चल रही है, गुजर कर रहे हैं अपना। मेहनत ना बहुत महंगा हो गया अब। बीज महंगे, दवाई महंगी, मजदूरी महंगी। दोस्तों, किसान सिर्फ फसल ही नहीं उगाता, वो इतनी बड़ी आबादी का पेट भी भरता है। लेकिन कभी आपने सोचा है उसको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? किसान के पास कई सुविधाएं नहीं है, जैसे उसे मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, कोल्ड स्टोरेज उसके पास नहीं होती है, और जो बिग ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसकी फसलों को कम तोलकर उसको कम कीमत देकर। अब सरकार इसके लिए बहुत से स्टेप उठाती है, जैसे रेगुलेट मार्केट करती है, एमएसपी देती है, बफर स्टॉक के लिए भी आयोजन करती है, लेकिन फिर भी किसान का एक बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे और सरकार फार्मर्स की कंडीशन को किस प्रकार इंप्रूव करती है यह भी हम देखेंगे। तो आइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। देखिए, 1960 के बाद बहुत तेजी से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। अब क्या हुआ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो गए। अब फसलों के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो संपन्न वर्ग है किसानों का, और कुछ किसान जो है मार्जिनल है। अब मार्जिनल किसान कहीं ना कहीं मर्चेंडाइज, यानी जो बड़े बड़े मर्चेंट हैं, वो फसलें खरीद लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने नाम से असेंबलिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, बट इसकी जानकारी पूरी तरह से किसानों को नहीं होती और उसके कारण उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये आगे देखिए। प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स। फर्स्ट पॉइंट, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। अब बिग ट्रेडर्स जो है दो तरीके अपनाते हैं, पहले फॉल्टिवेट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। देखिए, किसानों के माल को कम तौलकर उनकी कीमत कम देना, या फिर उनके अकाउंट को मैनिपुलेट करके कम ज्यादा करके किसानों को एक्सप्लॉयटेशन करना। अब किसानों को एक साल बाद भी अपनी फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाती, इसलिए किसान प्रोग्रेस नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं सरकार अगर कोई कदम उठाती भी है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं बिग ट्रेडर साथ मिलकर किसानों को एक्सप्लॉयटेशन करने में मदद करते हैं। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। फार्मर वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल द लो प्राइस। किसानों को पता ही नहीं होता जिन मर्चेंट्स और ट्रेडर को वो फसलें बेच रहे हैं वो अपने नाम से ब्रांडिंग करके, असेंबलिंग करके, पैकिंग करके वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कि किसानों से 5 रुपए बेची ली और वो एक्सपोर्ट 50 रुपए पे कर दी, तो सोचिए इतना बड़ा मार्जिन जो है वो बिग ट्रेडर कमा लेता है। अब इसकी नॉलेज कहीं ना कहीं किसानों को है ही नहीं। जब किसानों को नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं लॉस उठाते हैं और लो प्राइस पे अपनी फसलों को बेच देते हैं। अब इस कमोडिटी का नुकसान जो है कहीं ना कहीं किसान उठाता है, इसलिए किसान प्रोग्रेस नहीं कर पाता। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। फार्मर डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोसेस फॉर सेलिंग लेटर एट बेटर प्राइस। Therefore, government intervention become necessary to regulate the activities of private traders. देखिए, एक सिंपल सी बात आप समझे, बहुत क्लियरली है। किसान जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उसके पास अपनी खेती करने के लिए भी सोर्सेस नहीं होते, तो वो स्टोरेज फैसिलिटीज कहां से लाएगा? अब स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी के कारण वो अपनी भविष्य में फसलों को ज्यादा रेट पे नहीं बेच पाता, क्योंकि उसको पता है फसलें खराब हो जाएंगी, इसलिए वो लो प्राइस पे बिग ट्रेडर को भेज देता है। बिग ट्रेडर के पास कहीं ना कहीं स्टोरेज फैसिलिटीज होती है और वो आसानी से इसको बहुत बड़े मार्जिन के साथ अपना मुनाफा कमाता है। तभी हमारे देश में क्या होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग वाला पैसे नहीं कमाता, मतलब सेलिंग वाला ज्यादा पैसे कमा लेता है, और उसके बाद भी किसानों को एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स के जरिए। अब देखिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ता है। अब इस इंप्रूवमेंट का कितना फायदा किसानों को पहुंचता है, आइए देखते हैं। मेजर टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेट मार्केट। रेगुलेट मार्केट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद ए व्यू ऑफ प्रोटेक्ट द फार्मर from malpractice of seller and brokers. This will benefit farmer as well as consumer भी। कि अगर सरकार द्वारा मार्केट को रेगुलेट किया जाएगा तो बिग ट्रेडर कहीं ना कहीं किसानों को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। अब जब बिग ट्रेडर के पास एग्रीकल्चर कम्युनिटी नहीं जाएगी तो किसान और कंज्यूमर आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे
और कहीं ना कहीं किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा और कंज्यूमर को भी सस्ती कीमत पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इसके लिए सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है कि सरकार आसानी से रेगुलेट मार्केट करे और वो उन लोगों की ड्यूटी लगाए जो करप्टेड ना हो। Second point, infrastructural facilities. The government aim to provide physical infrastructure facility like road, railway, warehouse, godown, cold storage and processing unit. देखिए आज भी कई गांव के अंदर रोड्स वगैरह बढ़िया नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, रूरल बैंकिंग्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। अब सरकार को इस पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो किसान अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी इंक्रीज करेगा उसे कहीं ना कहीं मार्केट से कनेक्टिविटी अच्छी मिलनी चाहिए। और वो पॉसिबल क्या होता है, वो उसके लिए गोडाउन मिले, रोड्स अच्छी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और रेलवे कम्युनिकेशन कुछ भी इन सकता जो इससे कंसर्न हो। तो सरकार को इसके लिए वक्त बना, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो आप मानेंगे कि इतना बड़ा अगर पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो सरकार को विशेषकर इस पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड नंबर, कोऑपरेटिंग मार्केटिंग. Cooperating marketing is a system in which the farmer pool their marketable surplus of crops and distribute the sale proceed on the basis of each individual share. Under this following are the benefit to farmer. First point, improve the bargaining power. Second point, in help in satisfy immediate cash requirement of farmers. And third point, cooperative society often have storage facilities. देखिए, अगर सरकार द्वारा कोऑपरेटिव मार्केट किया जाता है तो एक ऐसी कम्युनिटी मार्केट बना दी जाती है जो किसानों से उनकी कम्युनिटी को ले लेती है। अब इससे क्या फायदा होता है किसानों का कि उनको अपनी प्रोडक्ट का एक अच्छा रेट मिल जाता है, बार्गेनिंग करने की फार्मर मिल जाती है, कैश इजीली किसानों को मिल जाता है और कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस होता है, वो एनकरेज होते हैं और बेटर से बेटर काम करने के लिए। लेकिन ये सब सरकार की मदद के बिना संभव नहीं हो पाता, इसलिए सरकार को प्रोटेक्शन देना किसानों को बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. To safeguard the interests of farmers, government fixed the minimum support price of the agriculture product like wheat, rice, maize and pulses etc. देखिए, आपने सुना था थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले आंदोलन हुआ था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते हैं। अब क्यों सरकार सभी फसलों पे नहीं दे पाती, ये बहुत जरूरी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है, किसान सपोज करें, ऐसे मान ले कि 10 रुपए किलो पे उनको फायदा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, जब आप देखते हैं बिग ट्रेडर द्वारा उनकी फसलों को 5 रुपए पे रेट पे खरीद लिया जाता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है। तो वो ये चाहते हैं कि मार्केट के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है, अगर सरकार 10 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर देगी तो बिग ट्रेडर भी उससे नीचे नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो लीगल नहीं होगा, फिर उसको सजा भी हो सकती है। लेकिन सरकार कुछ चीजों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती है और कुछ में नहीं देती। सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं नाराजगी किसानों की लेती है और किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक. द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज व्हीट एंड राइस एट द बेसिक प्राइस टू मेंटेन बफर स्टॉक. This buffer stock is used by the government in the case of emergency like natural climate, etc. देखिए, कभी कभार किसान की पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन रेट अगर सही नहीं मिलते तो उनका फसलें कमोडिटी खराब होने की कगार पर होती है। तो सरकार क्या करती है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर उनका बफर स्टॉक खरीद लेती है। अब वो बफर स्टॉक से क्या होता है, किसानों को अपनी कीमत मिल जाती है उनको फसलों की, और सरकार उस बफर स्टॉक का कहीं ना कहीं, जो हमारे यहाँ नेचुरल क्लाइमेट्स होते रहते हैं, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, सरकार उस बफर स्टॉक को वहां यूज कर लेती है और अगर फिर भी बच जाता है तो उससे एक्सपोर्ट कर देती है। तो देखिए, सरकार का भी फायदा हो जाता है और किसान का भी फायदा हो जाता है। थर्ड पॉइंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट थ्रू a network of ration shop, fair price shop, offer essential commodity like wheat, rice, etc. at a price below the market price to weaker section of the society. देखिए, एक सरल भाषा में समझे तो राशन की दुकान है। सरकार द्वारा जगह जगह डिफरेंट प्लेस पर राशन की दुकान खोल दी जाती है, जिसे हम पीडीए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं या फेयर राशन शॉप भी कहते हैं। अब ये सरकार क्या करती है, किसानों से जो बफर स्टॉक होती है ना, वो इन फेयर शॉप में भेज देती है। अब मार्केट पे अगर सपोज करो 40 रुपए किलो चीनी बिक रही है, तो ये फेयर शॉप में 30 रुपए मिलेगी। तो आप समझिए, ये उन्हीं को मिलती है जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, अब जिन्हें हम वीकर सेक्शन भी कहते हैं, और आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह आती है कि वो पीडीएस सिस्टम जो राशन शॉप होती है, वो कहीं ना कहीं मना कर देते हैं वीकर सेक्शन को कि राशन नहीं आया, और उस राशन के स्टॉक को कहीं ना कहीं मार्केट में मुनाफा कमाकर बेच देते हैं। तो सरकार को इसके लिए भी रेगुलेट करना चाहिए। अमर्जिंग अल्टरनेट मार्केट चैनल्स. अब इसको दो डिफरेंस में दिखाया गया है। पहला है ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट एंड सेकेंड है अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. फर्स्ट पॉइंट, फार्मर कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर. का सेकंड पॉइंट देखिए, एज अ रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर मार्केट वाज स्टार्टेड टू गिव बूस्ट टू द स्मॉल फार्मर एंड एलिमिनेटिंग मिडलमैन. एग्जांपल, अपनी मंडी इज पंजाब एंड सेकंड हदसपर मंडी इन पूना. अलायंस का फर्स्ट पॉइंट है, several national and multinational fast food chain are increasingly entering into the contract with the farmer. देखिए, एक चीज होती है जब किसान डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना माल बेचता है, वो माल के द्वारा उस कमोडिटी का अच्छा प्राइस किसान को मिल जाता है। अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ फायदा है। बट क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है
वो फिर थोड़ा इनडायरेक्टली वे में किसानों को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, लेकिन कंज्यूमर से डायरेक्टली एंगेज करने में उसका फायदा होता है। अलायंस का सेकंड पॉइंट है, दे इंकरेज द फार्मर टू कल्टीवेट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ द डिजायर क्वालिटी and they provide them not only seeds out their input as well as also ensure the procurement of produce at the determined and the price। अगर डायरेक्टली किसान फार्मर से जुड़ता है तो उसका फायदा ये होता है कि वो डायरेक्टली मंडी में अपना बेच देता है। जैसे पंजाब के अंदर अपनी मंडी है और 10 के अंदर पुणे के अंदर एक मंडी बनाई जाती है, किसानों के द्वारा कंज्यूमर को बेचा जाता है और कंज्यूमर द्वारा किसानों को एक अच्छी कीमत दे दी जाती है। अब इसी तरह अगर डायरेक्ट जो फूड चेन्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो अगर किसानों को कांटेक्ट करती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंस भी कर देती हैं, उनको क्वालिटी डिजायर के लिए एंकरेज किया जाता है कि अच्छी फसलें उगाएं और उनको भरोसा दिया जाता है कि इन फ्यूचर उनको प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।